तो जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल का प्रूफ भी देखेंगे हम लोग कि बर्नौली प्रिंसिपल को कैसे प्रूफ करते हैं और क्या है बर्नौली प्रिंसिपल। हमारे नेचर में बहुत सी होने वाली ऐसी घटनाएं हैं जो बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। जैसे हवाई जहाज़ का उड़ना, जो हवाई जहाज़ एरोप्लेन जो फ्लाई करता है वह बर्नौली प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है। कैसे होता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल। लेकिन बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें जानते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास एक इस शेप का कोई ट्यूब है, ठीक, और इस ट्यूब में हमने यहाँ से लिक्विड को प्रेशर देके यहाँ तक ऐसे फ्लो करा रहे हैं, ठीक ना। एक ट्यूब है जो कुछ इस शेप का है और इस ट्यूब में लिक्विड फ्लो होना है। तो आपको पता है कि कोई भी फ्लूइड जब इस ट्यूब में फ्लो होगा तो इधर से हमें प्रेशर लगाना पड़ता है और ये प्रेशर हम यहाँ से लगा रहे हैं एक पंप के माध्यम से। तो देखिए बर्नौली प्रिंसिपल जो बेसिकली देखा जाए तो वह एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पर ही बेस्ड है, ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पर ही बेस्ड है। कैसे है उस पर आगे आएंगे। लेकिन किसी फ्लूइड के पास जब वह फ्लो हो रही है तो टोटल कितनी एनर्जी होती है, इस पे हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे। तो मान के चलिए कि हमारे पास ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में फ्लूइड को फ्लो होना है और फ्लो कराने के लिए हमने यहाँ पे एक पंप इंस्टॉल कर दिया और यह पंप इस फ्लूइड को इस डायरेक्शन में फ्लो करा रही है, ठीक। अब यहाँ पे अगर फ्लूइड है तो वह रेस्ट में है, ठीक। कैसी है? रेस्ट में। तो रेस्ट में है और रेस्ट में होने के वजह से उसके पास एक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना, चूँकि हाइट पे है। और जब यहाँ पे वह फ्लूइड है तो यहाँ तक वह फ्लूइड फ्लो कैसे किया, क्वेश्चन है। तो यहाँ तक वह फ्लूइड तभी फ्लो कर सकता है जब हम इधर से कोई उस पर फोर्स लगाएं और वह हम प्रेशर के रूप में एक पंप से लगा रहे हैं। तो हमें जानना है कि यहाँ पे उस फ्लूइड के पास कितनी एनर्जी होती है, ठीक। तो बर्नौली प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि एक फ्लूइड जो फ्लो हो रही है उसके पास कितनी एनर्जी होती है। तो अगर फ्लो हो रही है तो एक तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। एक तो हमने प्रेशर लगा दिया और प्रेशर लगाने के वजह से एक उसके पास प्रेशर के वजह से एनर्जी है, ठीक ना। तो एक प्रेशर के वजह से एनर्जी है। देखिए ऐसे समझिए और आसान भाषा में समझिए। कोई फ्लूइड एकदम किस अवस्था में है? रेस्ट पोजीशन में है और रेस्ट पोजीशन में हमने उस पर प्रेशर लगाया, ठीक। क्या लगाया? प्रेशर। रेस्ट पोजीशन में है तो प्रेशर लगाया तो मोशन में आ गया। या ऐसे समझिए कि कोई फ्लूइड है जो रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने, फ्लूइड का मतलब है रेस्ट में होना, और जब उसे हम मोशन में लाना चाहें, ठीक ना, जब कोई फ्लूइड रेस्ट में है उसे मोशन में लाना चाहें तो हम उस पर क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। तो एनर्जी क्या होता है? वर्क डन होता है। तो फ्लूइड चलना शुरू कर देगी, वर्क करना शुरू कर देगी। तो जो वर्क करेगी फ्लूइड, वह वर्क किसके वजह से हो रहा है? प्रेशर के वजह से। तो एक तो उसके पास हो जाएगा प्रेशर के वजह से एनर्जी। लेकिन इसके अलावा भी फ्लूइड के पास बहुत सारी एनर्जी होती हैं। कौन कौन सी एनर्जी होती हैं उसे हम जानेंगे। तो एक फ्लूइड जो फ्लो हो रही है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? ए फ्लूइड हैज मैनी एनर्जी, मैनी, या हम लोग लिखें मेनली 3 एनर्जीज। एक यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया तो उस प्रेशर के वजह से एनर्जी है, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ हमने प्रेशर लगाया P, ये 0.1 है और ये 0.2 है, मान सकते हैं। 0.1 पे हमने P1 एनर्जी लगाया
P1 प्रेशर लगाया और पॉइंट 1 से फ्लूइड फ्लो होके पॉइंट 2 पे जा रही है, और 2 पे जाके जब वह बाहर निकल रही है तो उसके पास कुछ प्रेशर है, कुछ प्रेशर से वह बाहर निकल रही है। तो P1 प्रेशर यहाँ पे है और P2 प्रेशर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी प्रेशर के वजह से उसके पास एक एनर्जी होगी और यहाँ पे भी एक प्रेशर के वजह से एनर्जी होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। दूसरी, चूंकि प्रेशर लगा रहे हैं तो फ्लूइड चलना शुरू करती है, तो दूसरा उसके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो एक फ्लूइड के पास 3 एनर्जी होती हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा सा डेरिवेशन हम लोग देखेंगे कि प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की ओर ले जाने के लिए प्रेशर P1 लगाया जा रहा है, और P1 जिस क्रॉस सेक्शन पे लगा रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन का वैल्यू कितना है, A1 है। ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू है A1, और A1 वैल्यू जब हमने यहाँ पे लगाया, A1 क्रॉस सेक्शन पे P1 प्रेशर लगाया, तो इस फ्लूइड में जो वेलोसिटी उत्पन्न हुआ वह V1 था। ठीक, अब यह फ्लूइड कहाँ पहुँच रही है, यह फ्लूइड पॉइंट 2 पे पहुँच रही है। तो पॉइंट 2 पे जाकर इसका सारा प्रेशर जो है खर्च नहीं हो जा रहा है, कुछ प्रेशर है जिसके वजह से वह बाहर आ रही है। तो P1 पे बचा पॉइंट 2 पे बचा हुआ प्रेशर P2 है, और पॉइंट 2 पे उसकी वेलोसिटी V2 है, और यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A2 है। तो ये इसके पैरामीटर्स हो गए, और इसी पैरामीटर्स के आधार पे हम क्या करेंगे, इनको डेराइव करेंगे। एक चीज़ और मान लीजिए कि मान के चलिए कि हम एक ग्राउंड से इसका या सी लेवल से इसका मीन हाइट यहाँ पे ले रहे हैं क्या, h1, और यहाँ का मीन हाइट क्या है, h2। देखिए, तो जब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो उसके प्रेशर लगाने के वजह से, प्रेशर एनर्जी के वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्रिएट हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था H1 और यहाँ पे H2, तो हाइट डिफरेंस जब हम क्रिएट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट होगा और काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के चलते भी क्रिएट होगा। चलिए इसको हम डेराइव करते हैं। डेराइव करने से पहले 2 बातें और जान लीजिए कि सभी पॉइंट पे, या तो यहाँ पे या वहाँ पे, कोई भी एनर्जी तीनों में से निकालेंगे तो पर यूनिट एरिया भी पर यूनिट मास कितना एनर्जी होगा और पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी होगा, दोनों का इक्वेशन हम लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन इज एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, वर्क डन। ठीक ना। और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू W इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक ना। फोर्स, कहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एरिया A1 पे हम फोर्स लगा रहे हैं। किस पे फोर्स लगा रहे हैं, एरिया A1 पे, जिसके वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू प्रेशर, लिख सकते हैं ना। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक, तो फोर्स एरिया प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं W इज इक्वल टू, ये तो वर्क डन का डेफिनेशन हो गया, लेकिन हम इसको प्रेशर एनर्जी लिखते हैं। कौन सा एनर्जी, प्रेशर एनर्जी P। तो प्रेशर एनर्जी P इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना, एरिया इंटू प्रेशर, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू प्रेशर इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए 1 सेकेंड टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह 1 सेकेंड टाइम का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है,
हमने 1 सेकेंड टाइम का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ ए सिलेंडर हो जाएगा, जो कि 1 सेकेंड के लिए होगा, ठीक ना। तो पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट का अगर हम यहाँ पे लेंथ ले लें तो ये एक लेंथ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ, अगर ये एक सिलेंडर है, ठीक, क्या है, सिलेंडर, और इसमें 1 सेकेंड में इतना पानी जा रहा है, तो 1 सेकेंड में ये वाटर जो है h डिस्टेंस तय कर रही है। तो 1 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वह क्या है, इस सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू हाइट, ठीक। हाइट मीन्स 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू हाइट, यानी प्रेशर एनर्जी इसको अगर हम कहें तो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू एरिया इंटू हाइट, क्या होता है, वॉल्यूम, P इंटू वॉल्यूम, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब प्रेशर इंटू वॉल्यूम की बात जैसे ही आई, वैसे इस प्रेशर एनर्जी को 2 टर्म में हम लिख सकते हैं, एक प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो अगर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमको लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, प्रेशर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रेशर, यानी प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगा, प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और इसका ऐसा यूनिट वही हो जाएगा जो प्रेशर का होगा, ठीक। दूसरी बात, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास अगर हम लिखना चाहें तो P इंटू वी अपॉन मास क्या होता है, डेंसिटी टाइम वॉल्यूम होता है, ठीक। डेंसिटी टाइम वॉल्यूम इज मास। अब P अपॉन डेंसिटी यानी प्रेशर अपॉन रो, ये हमारे पास दूसरा एनर्जी आ गया, ठीक। तो प्रेशर एनर्जी का 2 वैल्यू आ गया हमारे पास, एक P, और अगर पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो प्रेशर एनर्जी P होगा, और पर यूनिट मास निकालें तो प्रेशर एनर्जी P अपॉन रो डेराइव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², राइट, हाफ mv² होता है। तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी को हम 2 तरह से डेराइव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू हाफ mv² अपॉन m होगा, तो m और m कैंसिल, तो हाफ v², ठीक। पर यूनिट मास कितना, हाफ v²। और दूसरा तरीका हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, हाफ mv² डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक, हाफ mv² डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब बताइए, m माने मास, और मास क्या होता है, डेंसिटी टाइम वॉल्यूम होता है, तो हाफ डेंसिटी टाइम वॉल्यूम इंटू v², यानी वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा हाफ रो², हाफ रो v², ठीक, हाफ रो v²। तो हाफ रो v² हम यहाँ से लिखते जाते हैं, हमने यहाँ सबसे पहले क्या निकाला, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रो, ठीक। दूसरा हमने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू कितना, हाफ v², और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ रो v²। फिर हम आगे बनाते हैं, और नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी क्या है, वह है पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, m मास, g
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन h दिस वन, ठीक ना, हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मास अगर हम निकालें, ठीक ना, या पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh डिवाइडेड बाय मास m, तो क्या आ जाएगा gh, ठीक। तो तीसरा हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू gh। उसके बाद ये हो गया, और इसी में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मास रो टाइम वॉल्यूम, ठीक ना, इंटू जी इंटू एच अपॉन वॉल्यूम, ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रो जी एच। या इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एच रो जी, ठीक, एच रो जी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गया, एच रो जी। अब देखिए, अब हमारे पास तीनों तरह के एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास क्या है, डेरिवेशन आ गया। इसी पे आगे हम बर्नौलीज थ्योरम को प्रूफ करेंगे इसका। तो बर्नौली थ्योरम जो है कोई नई बात नहीं बताता है, बर्नौली थ्योरम यही बताता है कि हर एक पॉइंट पे, किसी फ्लो में हर एक पॉइंट पे जो एनर्जी होती है वह कांस्टेंट होती है। तो एक बात हम लोग समझते हैं, किसी एक को यहाँ से लेकर और जोड़ देंगे, सभी कॉरेस्पोंडेंस एनर्जी को जोड़ देंगे, या तो पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास। तो एक पॉइंट पे क्या आ जाएगा, एक पॉइंट में सभी तरह की एनर्जी या एक पॉइंट का नेट एनर्जी या टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो मान के चलिए कि इस पॉइंट 1 पे कितना एनर्जी, तो पॉइंट 1 पे हम पर यूनिट वॉल्यूम अगर लेते हैं तो पॉइंट 1 पे फ्लूइड के पास जो एनर्जी है वह है आपको प्रेशर एनर्जी। तो मान के चलिए पॉइंट 1 पे ये प्रेशर P1 है, कितना हम प्रेशर लगा रहे हैं, P1। तो पॉइंट 1 पे उसके पास एनर्जी होगा प्रेशर एनर्जी P1 प्लस दूसरा कौन सा एनर्जी होगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 1 पे किसके वजह से, वेलोसिटी के वजह से। तो पॉइंट 1 पे वेलोसिटी v है, ठीक ना। तो हाफ कितना आया है, पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो, और यहाँ पे v कितना है, v1 है, तो हाफ v1 स्क्वायर। और तीसरा एनर्जी इसके पास जो है वह कौन सा है, वह है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी h रो g, और h हाइट, ये हाइट जो है इस ग्राउंड से लेना है, ठीक ना, इस ग्राउंड से लेना है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेना है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना हो तो सबसे सूटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सी लेवल होता है, और सी लेवल इसलिए होता है क्योंकि सभी लिक्विड फ्लो होके कहाँ जाते हैं, सी में। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आप कहीं से भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। अगर यह जो h है हम यहाँ से ले तो यहाँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, बट जैसे ही यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ हाइट डिफरेंस क्रिएट होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे कितनी हाइट है, h, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी h रो g, ठीक। अब दूसरे पॉइंट पे बात करें यहाँ पे, तो इसके पास प्रेशर है P2, तो प्रेशर एनर्जी P2, और वेलोसिटी है तो हाफ v2 स्क्वायर, और पोटेंशियल h2 हाइट के वजह से हाफ रो h2 रो g हो जाएगी, ठीक। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों बराबर होना है, ठीक ना, दोनों बराबर है, यही है बर्नौली प्रिंसिपल। तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं, और याद रखिएगा कि यह स्ट्रीम लाइन फ्लो होनी चाहिए। कैसे फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो।
तो बर्नौली प्रिंसिपल का हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? बर्नौली प्रिंसिपल का हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसको हम लोग सिंपल भाषा में लिख लें। अगर बुक्स में देखेंगे तो बहुत से बुक्स में बड़े बड़े वर्ड्स और बड़े बड़े डिफिनीशंस दिए रहते हैं, लेकिन अगर सिंपल भाषा में एक लाइन में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो, ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो टोटल एनर्जी of fluid, total energy of fluid remain constant, ठीक। एक लाइन में बर्नौली प्रिंसिपल का स्टेटमेंट यही है, ठीक ना। अब बात आती है इसको प्रूफ करने की, तो चलिए एक छोटा सा प्रूफ हम इसका लिख लेते हैं। एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ इस फेनोमेनन में हो क्या रहा है। इस फेनोमेनन में एक लिक्विड है यहाँ पे, ठीक ना, या एक फ्लूइड है इस ट्यूब के अंदर, वह रेस्ट पोजीशन में है और उस पर हमने प्रेशर दिया, यानी उसको हमने एनर्जी दिया, ठीक। उसको हमने क्या दिया? एनर्जी दिया। और उस एनर्जी के वजह से उस फ्लूइड के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लॉ ऑफ एनर्जी यही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उसके अंदर दो तरह की घटनाएं हुई। एक तो उसमें वेलोसिटी आ गया, और वेलोसिटी आया तो उसके वजह से उसके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, और एक उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया, हाइट डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या? हाइट डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो हाइट डिफरेंस जब क्रिएट हुआ तो उसके पास एनर्जी आ गई पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो प्रेशर एनर्जी है वह पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक ना। तो बर्नौली प्रिंसिपल को अगर हमें प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले क्या जानना चाहिए कि हमने कितना एनर्जी दिया और कितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ, कितना एनर्जी दिया और कितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ, और दोनों एनर्जी का जो सम है वह कांस्टेंट होना चाहिए, यही है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एनर्जी गिवन कौन सा एनर्जी दे रहे हैं? प्रेशर एनर्जी। तो एनर्जी गिवन इज प्रेशर एनर्जी, और प्रेशर एनर्जी कौन सा? P है, ठीक। प्रेशर एनर्जी कौन सा है? P। और यह कन्वर्ट हो रहा है इस सिस्टम में। एनर्जी गिवन इज प्रेशर एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यही ना है। तो हमने प्रेशर एनर्जी दिया जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब इसको प्रूफ करना है तो हम इसमें से वॉल्यूम पर यूनिट वाला एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों को क्या करेंगे? तीनों को लिखकर प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी गिवन, और ये क्या है? एनर्जी कन्वर्टेड यानी एनर्जी टेकन। तो एनर्जी गिवन लिखते हैं, एनर्जी गिवन इज प्रेशर एनर्जी, ठीक। अब हमारे पास दो पॉइंट है, कौन सा? पॉइंट 1 और पॉइंट 2। हमने प्रेशर दिया पॉइंट 1 पे और प्रेशर कहाँ तक गया? पॉइंट 2 पर कुछ ना कुछ प्रेशर है। तो हमने टोटल इसको जो एनर्जी दिया, ठीक ना, वह एनर्जी गिवन हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी गिवन पर यूनिट वॉल्यूम हम लिख सकते हैं
प्रेशर एट पॉइंट 1 माइनस प्रेशर एट पॉइंट 2, जो भी एनर्जी यहाँ दिया जा रहा है उसका थोड़ा सा पार्ट वहाँ पे बच रहा है। तो प्रेशर एनर्जी 1 माइनस प्रेशर एनर्जी 2, ठीक लिख सकते हैं P1 माइनस P2। समझ में आ रही है बात? P1 माइनस P2 एनर्जी गिवन पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा पैरामीटर हम पर यूनिट वॉल्यूम ही ले रहे हैं, एनर्जी गिवन पर यूनिट वॉल्यूम। अब दो तरह के एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इंक्रीजमेंट या चेंज लिख सकते हैं इन इंक्रीजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? एनर्जी एट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 का डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2, कितना काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट 2 पे? तो पॉइंट 2 पे हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर, और पॉइंट 1 पे हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब आगे अगर हम लिखें तो इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है? तो पॉइंट 2 पे पोटेंशियल एनर्जी H2 रो जी, H2 रो जी, और पॉइंट 1 पे H1 रो जी। ठीक, ये इंक्रीजमेंट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? अब हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा? एनर्जी टेकन। ठीक, तो एनर्जी टेकन इज इक्वल टू कितना? एनर्जी टेकन इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस H2 रो जी और माइनस H1 रो जी। लिखते हैं हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस H2 रो जी माइनस H1 रो जी। ठीक, अब बर्नौली थ्योरम क्या कहता है? बर्नौली थ्योरम कहता है एनर्जी गिवन इज इक्वल टू एनर्जी टेकन। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी गिवन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू दिस वन, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस, इसे मैं मिटा देता हूं, प्लस क्या हो जाएगा? H2 रो G माइनस H1 रो G। ठीक, अब कॉरेस्पोंडेंट जो भी है 1 वाला और 2 वाला, पॉइंट 1 वाला और पॉइंट 2 वाला, उसको एक साइड कर लेंगे, 1 वाले को एक साइड कर लेंगे और 2 वाले को एक साइड कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि V2 प्लस में, यहाँ V2 कंपोनेंट है प्लस में है, फिर यहाँ H2 कंपोनेंट है प्लस में है। ठीक, V1 माइनस में, H1 माइनस में, तो 1 वाला और यहाँ P1 प्लस में। तो अगर 1 वाले को इधर लेके आए तो सब प्लस में हो जाएगा, और इस 2 वाले को इधर लेके जाए तो ये प्लस में हो जाएगा, P2 इधर प्लस में हो जाएगा। अब पहले से 2 वाला बाकी सब कंपोनेंट प्लस में है, तो फाइनली क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा P1 प्लस हाफ, यहाँ रो छूट गया है, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस H1 रो G इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस H2 रो G। अब देखिएगा यहाँ क्या है? प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 1, व्हाट इज P1? प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 1, हाफ रो V1 स्क्वायर
काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1, H1 rho g potential energy at point 1. This means this is the total energy at point 1, total energy at point 1, total energy at point 1, and pressure energy plus kinetic energy plus potential energy at point 2. This is the total energy at point 2, total एनर्जी एट पॉइंट 2। अब देखिएगा बर्नौली थ्योरम यही तो है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, मतलब एनर्जी हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस बर्नौली प्रिंसिपल के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे एरोप्लेन में बर्नौली प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो इसमें 3-4 एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, जिसमें एक है कि एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है, एयर लिफ्ट कैसे होता है एरोप्लेन का, दूसरा है स्विंग ऑफ द एयर, तीसरा है घरों का छत आंधी में क्यों उड़ जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं और क्लियर करते हैं कि कैसे एरोप्लेन बर्नौलीज प्रिंसिपल के आधार पे एयर लिफ्ट करता है। ठीक, आंधी आने पे कैसे घरों के छत उड़ जाते हैं, और हम क्यों जब ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहते हैं तो ट्रेन हमें अपने ओर खींचती है जब ट्रेन आती है। तो एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एरोप्लेन के बनावट को देखिए, एरोप्लेन का बनावट कैसा होता है। तो डेफिनेटली एरोप्लेन का बनावट, एरोप्लेन एक नाव के आकार का ऐसे रहता है और उसके विंग्स रहते हैं। ठीक, तो उसके जो विंग्स रहते हैं, ठीक ना, मान लीजिए कि ये एरोप्लेन ऐसे रहता है और एरोप्लेन के ये जो रहते हैं एरोप्लेन के विंग्स रहते हैं। ठीक, एरोप्लेन के विंग्स, तो ये जो एरोप्लेन के विंग्स रहते हैं ये कैसे रहते हैं ये हम छोड़ते हैं। एरोप्लेन के विंग्स के सामने का क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो वो कैसा रहता है, इसको सामने से इधर से हम देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा रहता है, एरोप्लेन का क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा रहता है। जो विंग्स के क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हम कर रहे हैं, कैसा रहता है, तो वह रहता है ऐसा। ठीक, विंग्स को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है। अब ऐसा बनाने के पीछे रीजन क्या है समझते हैं। एरोप्लेन विंग्स, ये क्या है, एरोप्लेन विंग्स। हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रीमलाइन एयर होती है या स्ट्रीमलाइन फ्लूइड होती है, ठीक ना, एयर भी एक तरह की फ्लूइड है। तो किसी भी तरह की फ्लूइड जो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रही है उसके फ्लो में जो पाथ ऑफ पार्टिकल्स या स्ट्रीमलाइन जिसको हम लोग कहते हैं, वह दूसरे पार्टिकल के पाथ को क्या क्रॉस नहीं करते हैं। अब हमने एरोप्लेन का विंग्स कुछ इस तरह से बना दिया, उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। तो मान के चलिए कि वायुमंडल में ऐसे एयर जो है प्रेजेंट रहता है, और एयर यहाँ से जो एयर है एयर ब्लो करेगा ऐसे। अच्छा, एक बात और, रिलेटिव मोशन से आप जानते हैं कि ये पंख हवा में चले या हवा पंख के ऊपर चले, बात एक ही है। ठीक ना, सेम चीज़ है। ये पंख हवा में चल रहा है या हवा पंख के ऊपर चल रहा है, बात एक ही है। तो हम मान रहे हैं कि ये पंख रुका हुआ है, ये जो विंग है एरोप्लेन का विंग्स जो है, विंग्स रुका हुआ है और हवा जो है हवा ऐसे चल रही है। ठीक, तो हवा स्ट्रीमलाइन में ऐसे चलेगी, यहाँ की स्ट्रीमलाइन ऐसे बनेगी, राइट, यहाँ की स्ट्रीमलाइन ऐसे बनेगी, लेकिन यहाँ की स्ट्रीमलाइन ऐसे जाएगी और इसके सामने ये पड़ गया। तो जब ये विंग्स इसके सामने पड़ गया तो ये कैसे जाएगी, इसका पाथ ये होगा। ठीक ना, फिर इसके ऊपर वाले स्ट्रीमलाइन का पाथ ये हो गया, फिर इसके ऊपर वाले स्ट्रीमलाइन का पाथ ये हो गया थोड़ा सा मुड़ के, ठीक ना, और यहाँ से जाके सीधा, फिर इसके ऊपर स्ट्रीमलाइन का पाथ ऐसे सीधा मुड़ के, और फिर लास्ट में ऐसे सीधा हो जाएगा। तो एरोप्लेन के विंग्स के पास जो
हवा होगी, हवा का स्ट्रीम लाइन ऐसे कुछ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एरोप्लेन के विंग्स का कंस्ट्रक्शन ऐसा है। अब ध्यान से समझिए इस बात को। हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक, सेम पार्टिकल का। ये स्ट्रीम लाइन है, यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक। पॉइंट ए और पॉइंट बी है। अब मान के चलिए यहाँ पे इस ए की पोजीशन और यहाँ पे इस बी की पोजीशन, और इसका कॉरेस्पोंडेंस, या इसको हम लोग ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पे A1 है और यहाँ पे A2 है, ठीक, और ये B1 है और ये B2 है। तो देखिएगा यहाँ पे A1 और B1 के बीच की डिफरेंस क्या है? सेम है। और यहाँ पे A1 और B1 की बीच की डिफरेंस सेम है, मतलब दोनों का पोजीशन यहाँ पे जो है वहीं पे वही पोजीशन यहाँ पे भी है, दोनों एक दूसरे कोरेस्पोंडेंस है। कहने का मतलब कि ना A B से आगे गया है ना B A से आगे गया है, इसने एक दूसरे को ओवरटेक नहीं किया है। यही तो स्ट्रीमलाइन प्रिंसिपल है ना, कि ओवरटेक नहीं करना है। ओवरटेक नहीं किया है, दोनों सेम पोजीशन पे यहाँ पे भी है, लेकिन सेम पोजीशन पे यहाँ पे भी है। लेकिन एक बात और नोटिस कीजिए कि B1 से B2 की जो डिस्टेंस है, ठीक ना, B1 से B2 की जो डिस्टेंस है, B1 से B2 की जो डिस्टेंस है, और A1 से A2 की जो डिस्टेंस है, A1 से A2 की जो डिस्टेंस है, दोनों क्या बराबर हैं यहाँ पे? तो डेफिनेटली दोनों बराबर नहीं है। A1 से A2 की डिस्टेंस ज़्यादा है, B1 से B2 की डिस्टेंस क्या है? कम है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि A1 या पार्टिकल A ने ज़्यादा डिस्टेंस तय किया और पॉइंट 2 पे, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाने में A और B का जो डिस्टेंस है या A और B का जो पोजीशन है, दोनों पॉइंट पे सेम है। यह तभी पॉसिबल है जब A इतना दूर जो है हाई वेलोसिटी से चले, B1 से ज़्यादा वेलोसिटी से चले। देखिए, मान के चलिए कि 2 आदमी हैं और एक को लंबे पथ से जाना है घूमकर, ठीक, और एक को शॉर्ट पथ से जाना है, और एक ही डेस्टिनेशन पे दोनों एक ही बार में पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? जो लंबा पथ से चलेगा वह तेज जाएगा और जो शॉर्ट पथ से चलेगा वह धीरे धीरे जाएगा, ठीक ना। मान के चलिए कि 2 आदमी हैं, एक का नाम है B, ठीक, और एक का नाम है A। तो ये जो आदमी A है ये भी पॉइंट 1 से चलता है और B भी पॉइंट 1 से चलता है, और A को ऐसे घूम के जाना है पॉइंट 2 तक, और B के लिए हमने कन्वीनियंस यहाँ पे दे दिया कि तुम सीधे जाओ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो A जो ये डिस्टेंस तय कर रहा है ये ज़्यादा है, और B जो ये डिस्टेंस तय कर रहा है यह कम है, लेकिन दोनों एक ही टाइम पर पॉइंट 2 पे पहुँच रहे हैं, यानी पोजीशन दोनों का सेम है। तो ये कैसे पॉसिबल है? यह तभी पॉसिबल है जब A की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और B की वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, और A की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। समझ आ रहा बात? A की वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और B की वेलोसिटी कम होगी। तो मान के चलिए कि A की वेलोसिटी अगर V2 है और B की वेलोसिटी V1 है, तो कौन ज़्यादा है? V2 ज़्यादा है और V1 कम है। V2 ज़्यादा है और V1 कम है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि एरोप्लेन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वह किस लिए बनाया जाता है, ताकि जब हवा को वह चीरते हुए आगे बढ़े तो ये पार्टिकल जो हैं ये पहले ऐसे थे, फिर इन्होंने उसको रास्ता दिया और फिर आगे जाके सेम पोजीशन पे हो गए। लेकिन इसमें हुआ क्या कि ऊपर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ गई, ऊपर वाले पार्टिकल की क्या बढ़ गई? वेलोसिटी। इस बात को याद रखिए। आगे बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? तो बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है ना कि सभी पॉइंट पे एनर्जी जो होता है, एनर्जी कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। मतलब
प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 रो हाफ रो v1 स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 यानी H1 रो g इज इक्वल टू 0.2 के लिए भी प्रेशर एनर्जी एट 0.2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 0.2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट h रो g, राइट, यही होता है। अब ये क्या है, ये है बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब इस बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस हवाई जहाज में क्या काम है, इस एरोप्लेन में क्या काम है, आइए देखते हैं। देखिए एरोप्लेन वाले केस में क्या है, हाइट 1 और हाइट 2 बराबर है अर्थ से, तो इन दिस केस h1 इज इक्वल टू h2। अब बताइएगा कि h1 इज इक्वल टू h2, तो यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, h2 होना चाहिए। तो ये वाला कंपोनेंट यानी पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों से हम नहीं हो जाएगा, दोनों h1 h2 दोनों इक्वल है, दोनों अगर h है तो h रो जी और यहाँ भी h रो जी, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, ठीक। और ये वाला कंपोनेंट अगर कैंसिल हो गया तो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 मीन्स हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 हाफ रो v2 स्क्वायर, राइट, यह हो जाएगा हाफ रो v2 स्क्वायर। अब देखिए इसमें बहुत सारे टर्म्स को अगर आप समझेंगे, रो यहाँ भी है, रो यहाँ भी है, तो ये रो एयर की डेंसिटी हो जाएगी, ठीक ना। ये प्रेशर, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर 1 और प्रेशर 2। अब यही बात इसको अगर हम मान लें, इसको एक बार थोड़ा आराम समझिएगा कि इधर का प्रेशर 1 और प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों मिला के 10 है, क्या है, 10 है मान लो, और इधर जाके चेंज होना है, इधर उस 10 के 2 कंपोनेंट है, तो मान के चलो कि एक कंपोनेंट है x और दूसरा है y, क्या है, एक x है और दूसरा y है। y कंपोनेंट रो वाला अगर हम ले लें तो रो हाफ और रो क्या है, कांस्टेंट है, हाफ और रो कांस्टेंट है, क्योंकि एयर की डेंसिटी जो है हर जगह क्या होगी, बराबर होगी, इस डिस्टेंस में हम लोग मानेंगे। अब यहाँ बच गया v वाला, ठीक, तो मान के चलिए x और y को जोड़ के हर हाल में 10 ही आना है, क्या आना है, 10। तो अगर y बढ़ता है तो x को घटना पड़ेगा, है कि नहीं, और y घटता है तो x को बढ़ना पड़ेगा। अगर y को बढ़ाना है तो x को घटाना पड़ेगा, तभी ना 10 आएगा। अगर दोनों 5 + 5 आया तो भी 10 आएगा, लेकिन हम कहते हैं कि y को हम 6 करना चाहते हैं तो x को कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ हम वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर वेलोसिटी को घटा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए ये बहुत ही एक अद्भुत तरह का आपके पास रिजल्ट आ गया। दिस रिजल्ट इज शोइंग इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड देन प्रेशर इज डिक्रीज्ड, इफ velocity of flow increase the pressure will decrease। क्या ये क्या कह रहा है, if velocity of flow increase, अगर फ्लो के वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है, प्रेशर विल डिक्रीज। अब देखो यहाँ पे 2 प्रेशर है, P1 है और P2 है। P1 कहाँ पे लग रहा है, P1 इस सरफेस पे लग रहा है ना, और P1 प्रेशर ऐसे लग रहा है, ऐसे इस तरह से P1, और P2 प्रेशर ऐसे लग रहा है विंग के ऊपर। ये कौन सा प्रेशर लग रहा है,
P2। ध्यान से देखोगे कि हमने इस वेलोसिटी को नहीं बढ़ाया V1, ये वाला वेलोसिटी कौन है V1, और ये वाला वेलोसिटी कौन है V2। तो V1 तो हमने कांस्टेंट रख लिया, तो P1 कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक, P1 कांस्टेंट रह जाएगा, जो पहले से था वही रह जाएगा। अब P2 वाले में हमने कर दिया खेल। क्या खेल कर दिया? हमने एक ऐसा डिजाइन बना दिया जिससे इस एयर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी V2 जैसे ही यहाँ पे बढ़ेगी, ये प्रेशर जो ऊपर से दबाव डाल रहा है इसके विंग पे, और ये वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वेलोसिटी बढ़ा, प्रेशर घट गया। अब बताओ कि नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से सेम प्रेशर पहले लग रहा है, 10 पॉइंट इधर से 10 पॉइंट इधर से, तो रिजल्टेंट हुआ उसको बीच में रोक के रखा है। और जैसे ही 10 पॉइंट इधर से और वेलोसिटी इधर बढ़ा तो इधर हो गया 9 पॉइंट या 8 पॉइंट। तो क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि ये एरोप्लेन का जो विंग है, ये विंग एयरलिफ्ट कर गया, माने ऊपर की ओर उठ गया। सिंपल सी बात है, किसी चीज पे दोनों तरफ से दबाव पड़ा हुआ है, ठीक, और ऊपर वाले दबाव का मान जैसे ही हम थोड़ा सा कम करेंगे, ये नीचे वाला उसको ठेल देगा ऊपर की ओर, ठीक, और जैसा ही नीचे वाला ठेल देगा, ये क्या होगा? ये ऊपर की ओर चला जाएगा, सो पुश कर देगा, राइट। तो इस नीचे वाले प्रेशर ने इस ऊपर वाले वेलोसिटी के बढ़ने से क्या किया? ऊपर वाले प्रेशर का मान घट गया, और नीचे वाले प्रेशर ने क्या किया? उसको पुशअप कर दिया। और जैसे ही पुशअप किया, ये विंग्स क्या हुआ? ये विंग्स हवा में लिफ्ट कर गया, ठीक ना। ये विंग्स क्या हुआ? हवा में लिफ्ट कर गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल और A1 पार्टिकल, और बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी V2 we can decrease the pressure P2, and we can do this by the structure or by the design of the wings of aeroplane, or in another word we can say that due to the design of aeroplane or design of the wings of aeroplane, the pressure the upper pressure is decreased, the upper pressure is decreased, so resultant pressure in the upward direction is act here, and resultant pressure is if resultant pressure is upward, then aeroplane lifted in the air, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं कि जब हम इस प्रेशर 2 को घटाएंगे तो रिजल्टेंट प्रेशर ऊपर की ओर हो जाएगा, और रिजल्टेंट प्रेशर जैसे ही ऊपर की ओर हुआ, रिजल्टेंट प्रेशर ने उसको क्या किया? लिफ्ट कर दिया, और लिफ्ट कर दिया तो हवाई जहाज क्या हुआ? हवा में लिफ्ट कर गया, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से क्या होता है जब आंधी आती है, ठीक ना। आंधी मतलब हवा जो होती है ना, हवा का तेज चलना, आंधी मतलब हवा का वेलोसिटी बढ़ जाना। तो हमारे घर के अंदर भी हवा होती है, ठीक। तो घर के अंदर जो हवा होती है उसकी वेलोसिटी कम रहती है, और छत के ऊपर के हवा की वेलोसिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। छत के ऊपर की हवा की वेलोसिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। और जैसे ही वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, क्या हुआ? ऊपर का प्रेशर कम हो गया और नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो गया। नीचे के प्रेशर ने छत को क्या किया? पुशअप किया, और छत सीधा घर पर से उड़ गया, कहीं और चला गया, ठीक ना। इसी तरह से जब हम खड़े रहते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो क्या होता है? हमारे आसपास की जो हवा रहती है, हमारे पास जो है, हम स्टेशनरी पोजीशन में है, माने खड़े हैं, ठीक ना, स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट में है। और जैसे ही ट्रेन आई, तो ट्रेन के साथ जो हवा आई, ठीक ना, उसका प्रेशर क्या है? उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, और हमारी वेलोसिटी कम है। हमारे पास जो हवा है उसकी वेलोसिटी कम है। अब एक वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट हुआ, और वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट हुआ तो इस सिद्धांत के अनुसार, या इस प्रिंसिपल के अनुसार, या इस इक्वेशन के अनुसार, वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट होने पे ज़्यादा प्रेशर किस ओर होगा? कम प्रेशर किधर होगा? ज़्यादा वेलोसिटी वाले जगह पे। तो सपोज दैट कि रेलगाड़ी के साथ वेलोसिटी ज़्यादा हवा का, और हमारी वेलोसिटी कम, ठीक। प्रेशर किधर क्रिएट हो गया? कम प्रेशर किधर हुआ?
जिधर वेलोसिटी ज़्यादा है रेल की तरफ। अब हमारे ऊपर चारों तरफ से वायुमंडलीय प्रेशर ने क्या किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने हमारे ऊपर दबाव डाला है, और एकाएक किसी एरिया में प्रेशर कम हुआ, हम क्या होंगे, हम सीधा उसके ओर खिंचाते हुए चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप रहें तो दूरी बना के खड़ा रहें, नहीं तो ट्रेन आएगी और खींच लेगी। ठीक, दो बातें। और तीसरा एग्जाम्पल होता है कि स्विंग ऑफ द एयर। क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, तो क्रिकेट में जब बॉल फेंका जाता है तो बॉल कैसा जाएगा, ठीक ना, ऐसा जाएगा या फिर ऐसा जाएगा, हवा में वह कैसे स्विंग करेगा, ये सबको क्रिकेटर्स को पता होता है। और क्यों स्विंग करता है, उसमें बॉल के डिजाइन का क्या रोल है, इसे आप खुद से एक बार देखेंगे। इस एग्जाम्पल को मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिया बर्नौली प्रिंसिपल का। एरोप्लेन क्यों फ्लाई करता है, घर के छत क्यों उड़ जाते हैं, आदमी जब प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता है, तो क्यों ट्रेन उसको अपने ओर खींच लेती है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक